चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो 194H कहता है टीडीएस काटना है कमीशन और ब्रोकरेज पर अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, है ना। 194H इज एप्लीकेबल फॉर कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन कमीशन ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जो कमीशन मिलती है, जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलती है, उस पर टीडीएस कटता है सेक्शन 194D में। है सेम, सब कुछ सेम है, बस सेक्शन का फर्क है। 194D में जो बाकी लोगों की कमीशन कटती है वो 194H में है। इंश्योरेंस कमीशन 194D में है क्योंकि इसमें पीजीबीपी की इनकम होती है। इसे आईटीआर फाइल करने के प्रोविजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसका सेक्शन भी अलग बनाया इनकम टैक्स ने। तो सेक्शन 194H की बात कर रहे हैं। हालांकि H और D में रेट में कोई फ़र्क नहीं है, थ्रेशोल्ड में कोई फ़र्क नहीं है। रेट वही है, थ्रेशोल्ड वही है। बस अगर किसी को, मान लीजिए आप में से कोई इंश्योरेंस एजेंट है या आपके घर में कोई इंश्योरेंस एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, तो उनको जो फॉर्म 26AS मिलता है उसमें देखना, उसमें सेक्शन 194D आ रहा होगा, 194H नहीं आ रहा होगा। बाकी और जितनी भी तरह की कमीशन और ब्रोकरेज सब पे क्या आएगा, 194H। TDS ऑन पेमेंट ऑलवेज इंक्लूड ड्यू, है ना। मैं पेमेंट लिख रहा हूँ लेकिन इसमें ड्यू भी इंक्लूड है। अगर आपने पैसे नहीं दिए, बिल रिकॉर्ड कर लिया तो भी टीडीएस कटेगा। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन, ठीक है। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन। ब्रोकरेज और कमीशन पे जब आप टीडीएस काट दोगे, ब्रोकरेज और पेमेंट कमीशन दोगे किसी को, तो उसका टीडीएस काटना है। कब काटना है? इफ़ कमीशन एक्सीड ₹15,000। अगर कमीशन 15,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो टीडीएस काटना है। और टीडीएस का रेट है @ 5%। ये अभी 3-4 साल से ही कम हुआ है। पहले 10 होता था, ये बाद में 15 कर दिया, 5 कर दिया इसका। पहले कमीशन पे भी 10 ही था। तो 15,000 रुपये पे 5% कमीशन टीडीएस कटेगा अगर किसी को ब्रोकरेज या कमीशन दी है। ब्रोकरेज और कमीशन कौन सी? जो टेबल के ऊपर से दी जाती है ना, जो टेबल के नीचे से दी जाती है। क्या उसकी कोई बुक्स में एंट्री करता है? टेबल के नीचे वाली कमीशन पता है ना, है ना। तो टेबल के नीचे वाली की तो जब आप टैली बुक्स में एंट्री नहीं करोगे, अपने बिजनेस में खर्चा ही बुक नहीं करोगे, तो टीडीएस किस बात का काटोगे? तो फिर तो अगर टीडीएस काट दिया टेबल के नीचे वाली का भी, तो टेबल के ऊपर ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। टेबल के नीचे से क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप दूसरे आदमी की इनकम नहीं दिखाना चाहते हो और अपना खर्चा नहीं दिखाना चाहते हो। या जिसको दे रहे हो वो अपनी इनकम दिखाना ही नहीं चाहता है। अगर वो अपनी इनकम दिखाना ही नहीं चाहता है और आपको उसी की शर्तों पे काम करना है, टेबल के नीचे से ही देनी है, तो फिर टीडीएस नहीं काटोगे। टेबल के ऊपर वाले की कमीशन की बात हो रही है ना। तो जो कमीशन लीगली दी जाती है, एक्चुअली में मान लीजिए मान लीजिए आप दिल्ली में हो, आपको जयपुर में अपना ऑफिस खोलना है। तो जयपुर में ऑफिस खोलना है, एक तरीका तो ये है कि आप जयपुर 1-2 महीने घूमो सड़कों पे और हर घर में पूछो भाई कोई ऑफिस बिल्डिंग बिक रही है, कोई ऑफिस के लिए जगह बिक रही है। दूसरा तरीका है वहाँ के लोकल के प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ो और उनसे रेट तय करो, क्योंकि वो उस डोमेन के एक्सपर्ट है। वो आपको अच्छी लोकेशन दिखा देंगे, अच्छी ऑप्शन दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनको कमीशन मिलेगी, ब्रोकरेज मिलेगी, तो इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप किसी को कमीशन और ब्रोकरेज देते हो अपने और उसका खर्चा अपने बिजनेस में एक्सपेंस में क्लेम कर रहे हो, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कमीशन 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। 5% किसका कमीशन टीडीएस कटेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ या कंपनी, किसका? हाँ जी, टीडीएस कमीशन 5% का टीडीएस जो कटना है वो इंडिविजुअल का कटेगा, एचयूएफ का कटेगा या कंपनी का कटेगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, आपको जो प्रॉपर्टी जयपुर में ऑफिस खोलने के लिए प्रॉपर्टी दिलाई 3 लोगों ने, मान लीजिए मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी दिलाई जयपुर में, जिसकी वो कमीशन चार्ज करेगा आपसे। मेसर्स ABC रियलिटी लिमिटेड, इसने आपको प्रॉपर्टी दिलाई कानपुर में। और मेसर्स सुरेश एंड एचयूएफ, इसने आपको प्रॉपर्टी दिलाई। सब ने अपना अपना कमीशन चार्ज कराया। इसका कमीशन है 25,000 रुपये, इसका कमीशन है 16,000 रुपये, इसका कमीशन है 40,000 रुपये। अब 5% का जो रेट है टीडीएस का, वो किसके लिए है? हाँ जी, 5% जो कमीशन कटेगा, टीडीएस कटेगा सॉरी, वो किसकी कमीशन इनकम पे कटेगा? ABC रियलिटी लिमिटेड पे, मिस्टर ए पे या सुरेश एंड एचयूएफ पे?
तीनों तीनों पे कटेगा। यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा इंडिविजुअल एचयूएफ। वो इंडिविजुअल एचयूएफ और कंपनी वाली नौटंकी केवल 194C के अंदर है और किसी भी सेक्शन में नहीं है ना। केवल 194C में है इंडिविजुअल एचयूएफ का 1%, कंपनीज का 2%। वो बस वही प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कहीं पे भी कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इंडिविजुअल का रेट अलग है, एचयूएफ का रेट अलग है, कंपनी का रेट अलग है। सबका TDS 5% है, चाहे वो इसका स्टेटस कुछ भी आओ, है ना। उसका स्टेटस चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। TDS का रेट 5% है। क्लियर है। तो अब आपको 194C वाला कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के ये लिखा कि 194C वाला कन्फ्यूजन ना हो। अभी भी कुछ बच्चों को था, कुछ बच्चे अभी कह रहे थे प्राइवेट लिमिटेड वो लिमिटेड का ही कटेगा, औरों का नहीं कटेगा। ये 5% फ्लैट है और सबका है। क्लियर है 194H। यस सर। चलें आगे। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अपना ऑफिस जयपुर खोलना चाहता हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने प्राइवेट कोचिंग क्लासेस खोल दी, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। अब मुझे अपनी एक प्राइवेट कोचिंग क्लास खोलनी है, मैं खोलूँगा जयपुर में जाके, यहाँ नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। जयपुर में जाके मैं ऑफिस ले रहा हूँ, तो आज मैं जब ऑफिस लूँगा तो क्या मुझे आज TDS कमीशन देना पड़ेगा? आंसर इज यस, कमीशन तो देना पड़ेगा ना, जिसको प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। जिस जयपुर के प्रॉपर्टी डीलर से मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है, हायर उसने मेरे को किराए पे दिलाई या परचेज करी, डिपेंडिंग ऑन माई बजट, लेकिन वो दोनों किस में कमीशन लेगा। तो जब वो जयपुर वाला ब्रोकर मेरे से कमीशन लेगा, तो क्या मैं आज एज ए इंडिविजुअल उसका TDS काटूँ? नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काट रहा हूँ? क्योंकि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई ना। वो हम कॉमन पॉइंट में पहले पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ तब तक TDS के कंप्लायंस नहीं करेगा जब तक उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ उसने हर सेक्शन में ये बात लिखी है जाके, है ना। एक्ट में उसने हर सेक्शन में लिखी है। अभी देखो मैं आपको एक्ट से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्ट से लाइनें उठा के लाया हूँ। अभी इसे पढ़ोगे तो आसपास में लोग क्रोसिन ढूंढ रहे होंगे, पैरासीटामोल और क्रोसिन ढूंढ रहे होंगे। सिर दर्द के लिए क्या खाते हैं? क्रोसिन खाते हैं, कॉम्बीफ्लेम खाते हैं, क्या कॉम्बीफ्लेम ढूंढ रहे होगे। अगर ये एक्ट की भाषा पढ़ाऊंगा तो अभी कॉम्बीफ्लेम ढूंढने भागोगे, क्लास बीच में छोड़ गए। क्यों? अभी उस हिसाब से आप उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं हो ना आप। मैं ये नहीं कह रहा एक्ट किसी को समझ नहीं, समझ आएगा, आपको टाइम लगेगा एक्ट पढ़ने में। अगर मैं वो जो बुक में लिखा है वो भी कुछ एक्ट से उठा के उसे मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ये पूरा 194J वहीं से उठा के लाया हूँ। तो लेकिन हमने इसमें से कुछ बातें कॉमनली शुरू में पढ़ ली हैं कि TDS की कंप्लायंस इंडिविजुअल और एचयूएफ तब करेगा जब उसकी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ हो जाएगी। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्न, मान लीजिए अगर किसी बिजनेस की टर्नओवर, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, 24-25 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसी साल आपने बिजनेस शुरू करा है, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा है इंडिविजुअली, है ना। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आपकी टर्नओवर यहाँ पे हो गई 2 करोड़। तो इस पूरे फाइनेंशियल में आपको 10 नंबर नहीं लेना। इस फाइनेंशियल में मान लो आपकी टर्नओवर हो गई 2 करोड़ और ये भी हो गई थी जनवरी में ही, कोई बात नहीं, तो जनवरी में भी 2 करोड़ हो गई तो भी आपको अभी 10 नंबर नहीं लेना। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2025 से आपको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अगर किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ की किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी तो उसे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में आगे 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा और फिर सब पे TDS काटने पड़ेंगे, है ना। हर सेक्शन में ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन हम ये कॉमन में पढ़ चुके हैं। आपका वाला लेटर भी वो बुक वही बोल रही है कि एवरी पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट TDS बट इंडिविजुअल एचयूएफ शैल बी लायबल टू डिडक्ट TDS इफ टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो सब्सिक्वेंट ईयर से काटना, उस साल भी नहीं काटना। इसकी टर्नओवर जनवरी में 1 करोड़ हो गई थी, मान लो अप्रैल में जैसे बिजनेस खोला पहला ही ऑर्डर 1.5 करोड़ का आया, ठीक है। बिजनेस खोला पहला ऑर्डर 1.5 करोड़ का अप्रैल में ही, टर्नओवर 100 करोड़ से पार हो गई, अभी भी 10 नंबर नहीं अप्लाई करना। 10 नंबर अप्लाई करना अगले साल में। जिस प्रीसीडिंग ईयर में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई, सब्सिक्वेंट प्राइम फाइनेंशियल ईयर में जाके उसको 10 नंबर अप्लाई करना है और फिर TDS के सारे प्रोविजन लगेंगे जैसे पहले औरों पे लगते हैं, जैसे सारी कंपनियों पे लगते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म पे लगते हैं, तो इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी उसके बाद से लगना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपकी बात वो बोल रहा है। तो 194H तो बस उतना था। अभी एग्जाम्पल दोनों को एक साथ करेंगे आराम से, है ना। 194J और पढ़ लेते हैं। 194H में इंडिविजुअल एचयूएफ का झमेला नहीं है, कंपनी का झमेला नहीं है, वहाँ पे फ्लैट लिमिट है 15,000 रुपये की थ्रेशोल्ड, 5% का TDS और कुछ नहीं है वहाँ पे। 194J में थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। 194J पढ़ा था, J क्या क्या कहता है? प्रोफेशनल फीस पे TDS काटते हैं, हाँ ओके, प्रोफेशनल और टेक्निकल पे। 194J में फिर से 2 चीज़ें आ गई, TDS ऑन
प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज बोलते हैं इसे, है ना। हाँ, रॉयल्टी भी है, बिल्कुल कह रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अभी पढ़ेंगे इसे डिटेल में, है ना। प्रोफेशनल फ़ीस और टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल फ़ीस और टेक्निकल सर्विसेज में दोनों अलग अलग जगह ले जाके रखे हैं, क्योंकि दोनों का थ्रेशोल्ड एक बराबर है, लिमिट बराबर है, बट रेट अलग अलग है ना। लिमिट कब होगी? इफ़ प्रोफेशनल फ़ीस एक्सीडिंग ₹30,000। अगर 30,000 से ज़्यादा होगी तो आपको TDS काटना है। कितना? TDS एट द रेट प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10%। हाँ, वेरी गुड, और टेक्निकल सर्विसेज पे 2%। वेरी गुड। ये फ़ायदा है बच्चों को होमवर्क देने का। TDS एट द रेट 2%, यहाँ पे 10%। ठीक है, ये तो इसका समरी है, बस इसे नोट कर लो, फिर ऊपर से एक्ट पढ़ते हुए आते हैं, है ना। फिर इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़े थोड़ा सा, नोट कर लिया। प्रोफेशनल फीस में CA, CS, एडवोकेट जो सेक्शन 44AA में दिए हैं प्रोफेशन, वो सारे प्रोफेशन कवर्ड है यहाँ पे। CA, CS, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, सब यहाँ पे कवर्ड है। रॉयल्टी भी यहीं पर है, प्रोफेशनल फीस के साथ रॉयल्टी भी है, रॉयल्टी पे भी वही आएगा, लेकिन इसका नाम वही है, फीस फॉर प्रोफेशनल, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल टेक्निकल फीस, उसके अंदर रॉयल्टी भी है। डायरेक्टर को दिया जाने वाला पैसा भी इसी के अंदर कवर है। अगर आप डायरेक्टर को कुछ पैसा देती है कंपनी और उस पर TDS अंडर सेक्शन 192 नहीं काट रही है, TDS अंडर सेक्शन 192 का मतलब है TDS ऑन सैलरी, है ना। 192 का जो TDS होता है वो TDS ऑन सैलरी होता है। अगर कोई कंपनी डायरेक्टर को कुछ भी पैसा दे, कुछ भी, बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, एंड TDS इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192, अगर वो TDS उसमें 192 में नहीं काट रहे हैं तो 194J में कवर हो जाएगा। डायरेक्टर को डायरेक्टर फीस मिलती है, सिटिंग फीस कहते हैं उसे, सिटिंग फीस मिलती है, और वैसे विजिटिंग फीस मिल जाती है। अगर वो सैलरी में 192 में TDS नहीं काटेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 194J में कवर्ड हो जाएगा, और फिर उस पर GST भी लग जाएगा, ध्यान रख लेना। अगर प्रोफेशनल किसी डायरेक्टर की सैलरी पे TDS, किसी डायरेक्टर को कोई पेमेंट करते हो और उसका TDS 192 में नहीं काट रहे हो तो 194J में TDS भी काटोगे प्लस GST भी आएगा उसके ऊपर फिर। इसलिए जो डायरेक्टर को रेगुलर पेमेंट होती है उस पर हमेशा कंपनी 192 में TDS काटती है, GST से बचने के लिए। GST के झमेले पड़ते नहीं तो GST भी जमा करना पड़ता है। ये नोट कर लिया आपने। अब हम एक्ट की भाषा पढ़ते हुए चलते हैं ना। एक्ट क्या कह रहा है, इसमें से कुछ चीज़ें हम कॉमन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉमन चीज़ में देखो, प्रोफेशनल फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के लिए दी जाने वाली फीस पे TDS कब कटे, किस में कटेगा? 194J में। J का सबसे पहले बोलता है एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग। यानी कि कह रहा है पहली लाइन में वो ये बोलना चाहता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के, है ना। नॉट बीइंग का मतलब एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के बाकी कोई भी पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है क्या पे करने के लिए, टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी एंड एनी अदर सम, क्लॉज 5A ऑफ सेक्शन 28। अभी पढ़ते हैं क्लॉज 5A क्या कहता है। तो वो कह रहा है अगर कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, है ना, ये इंडिविजुअल HUF को नीचे कवर कर लेगा उठा के। अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी ना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इंडिविजुअल HUF नीचे आके कवर हो जाएगा। यहाँ ऐसा क्यों लिखा है इंडिविजुअल HUF? क्योंकि नीचे आके उसने लिखा है इंडिविजुअल HUF कब काटेंगे TDS इसके ऊपर, जब उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इसे यहाँ पे एक्ट की भाषा पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखोगे तो एनी पर्सन पढ़ो और बाकी चीज़ को भूल जाओ कि ये कुछ नहीं लिखा, मान के चलो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हमें ये पता है ना इंडिविजुअल HUF TDS कब काटता है, जब टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। अगर नहीं होगी तो बाकी बात वो नहीं काटेगा बात की हम। तो अब हम अगर से डायरेक्ट पढ़ें, एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, any remuneration or commission or by whatever name it is called to a director of the company, royalty or any sum referred to in clause 5A of section 28। देखो सेक्शन 28 क्या है, आपको इनकम टैक्स के 5 हेड पता है? इनकम टैक्स ने सारी इनकम को 5 हेड में बांटा है, पता है?
हाँ जी, किसी को पता है 5 हेड ऑफ इनकम, इनकम टैक्स में जो 5 हेड बताए गए इनकम के, यस सर। बताओ कौन कौन से हैं? सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद क्या और अरे उसके बाद अली सर रुको तो सही, क्या बोल रहे हो आप? सोचो आप बोल क्या रहे हो? सैलरी, HRA, HRA इनकम का सोर्स है, गलत बात नहीं बोल रहे, HRA तो सैलरी के अंदर ही होता है बेटा, आप कहीं आसपास ही घूम रहे हो। PGBP, हाँ PGBP ठीक है, ये खाली स्थान भरना है अपने भी। PGBP और कोई हेड ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस रेंट अलाउंस। फिर हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस नहीं बेटा, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम है, ठीक है। हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है जो ये बताता है कि उसके अंदर कौन कौन सी इनकम कवर्ड है। जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है 15, ये बताएगा कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है कि कैसी तरह की इनकम सैलरी में टैक्स होंगी। क्या कोई भी इसका चार्जिंग सेक्शन है 22, ये बताता है कि किस तरह की इनकम यहाँ पे सैलरी में, इसमें हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी। इसका चार्जिंग सेक्शन है 28, ये बताता है किस तरह की इनकम PGBP में टैक्स होंगी, इसलिए लिखा है सेक्शन 28, ये है ना, सेक्शन 28 इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका चार्जिंग सेक्शन है 45, इसका चार्जिंग सेक्शन है 56, आइए इसका। तो सबके चार्जिंग सेक्शन का मतलब है जो स्कोप बता देते हैं कि अगर ऐसी इनकम आई तो यहाँ कवर कर देने, कहाँ से पता लग जाए? 15, 22, 28 और 45 और 56 इनसे। तो सेक्शन 28 में एक क्लॉज 5A है जो बताता है कि किस तरह की इनकम PGBP में कवर होगी। यानी कि जो क्लॉज 5A बोल रहा है उस तरह की कोई इनकम भी अगर आपको मिल रही है तो उस पर भी TDS कहाँ पे कटेगा? 194J में कटेगा, है ना। ऊपर लिखा है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन, कमीशन और एनी अदर सम पेड टू द डायरेक्टर ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, जिसपे सैलरी पे TDS नहीं काट रहे हो लेकिन डायरेक्टर को कोई भी पैसा दे रहे हो तो उस पर TDS काटना पड़ेगा 194J में, और रॉयल्टी पे 194J में TDS काटना पड़ेगा। एनी सम रेफर टू इन क्लॉज 5A ऑफ सेक्शन 28। क्लॉज 5A ऑफ सेक्शन 28 कहता है कि मान लीजिए आपके पास, आपने एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, है ना, आपने एक अकाउंटिंग और टैक्सेशन की रिटर्न भरने के लिए, इन कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। तो जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग है वो तो अब आप ही के पास है ना, सॉफ्टवेयर की कोडिंग आप ही के पास है। आपके जैसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लेकिन आपने भी बनाया। अब आपका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, ठीक है। तो टैली को जानते ही हो आप, टैली वालों ने कहा अगर ये ज़्यादा आगे निकल गया तो ये तो हमारी मार्केट खा जाएगा। जैसे नोकिया की मार्केट बाकी कंपनियां खा गई ना, अगर नोकिया होश में रहता और साथ साथ एंड्रॉयड में चला गया तो बाकी लोग उसकी मार्केट कैप्चर कोई कर पाते। नोकिया को लग रहा था मेरी मार्केट कोई नहीं कैप्चर करेगा, उसने टेक्नोलॉजी बदली नहीं और उसकी मार्केट गायब ही हो गई, अब वो मार्केट में लौट के नहीं आ रहा। ऐसे ही टैली को लग रहा था ये नया बच्चे हैं, नए बच्चों ने अच्छा काम कर दिया, IT में बहुत बूम आ जाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर मार्केट में इन्होंने डायरेक्ट बेच दिया। तो इन्होंने आपको क्या करा, इन्होंने एक बोला एक काम करो सॉफ्टवेयर हमें बेचो, बोलो कितने पैसे लोगे, आपने बोला 2 करोड़ रुपए, डील डन हो गई। अब आप क्या करोगे, ये सॉफ्टवेयर अब आप बेच पाओगे? इस सॉफ्टवेयर के सारे कोडिंग राइट्स अब आपने किसको दे दिए? टैली को। अब आप टैली आपसे एग्रीमेंट करेगा कि ये सॉफ्टवेयर अब आप नहीं बेचोगे, और टैली भी नहीं बेच रहा है सॉफ्टवेयर को, टैली भी नहीं बेच रहा है क्योंकि टैली का अपना प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में इतना बूम है कि टैली भी नहीं बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, बस उन्हें डंप करके रख लिया, और मैं भी बेच दे किसी और नाम से, दोनों बातें हो सकती हैं। टैली बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता, ठीक है। तो अगर बेचे ना बेचे वो टैली का काम है। आपको 2 करोड़ मिलने थे, आपको 2 करोड़ मिल गए, तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर को बेच के 2 करोड़ कमाने में तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है मार्केट में पकड़ है लेकिन कंपटीशन भी तो है। किसी को जो आज 10 साल से टैली चला रहा है उसको बोलो पहले मेरा वाला सॉफ्टवेयर उठा ले, तो उसे टाइम भी लगेगा। और आपको भी पता है 2 करोड़ एक साथ मिलेंगे और वैसे 2 करोड़ कई साल में मिलेंगे, तो आपने कहा छोड़ो कोडिंग बेच दो, अगली बार कुछ और सोचेंगे, है ना। हाँ वो आपसे एग्रीमेंट करेगा कि आप इस तरह का सॉफ्टवेयर अब मेरे लिए क्या किसी के लिए भी नहीं बनाओगे। आपको ये कैसे कहते हैं, नॉट डूइंग बिजनेस, फीस फॉर नॉट डूइंग बिजनेस, नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं। आप दोबारा ऐसा बिजनेस नहीं करोगे। जैसे आपको पता होगा कि थम्सअप जो है पार्ले का प्रोडक्ट था, अब थम्सअप को पेप्सिको ने खरीद लिया है, तो थम्सअप बिक रही है ना भी मार्केट में, लेकिन अब वो पेप्सी के ब्रांड के पेप्सिको के नीचे बिकती है। पार्ले थम्सअप के नाम से ब्रांड बना सकता है? सॉफ्ट ड्रिंक बना ही नहीं सकता थम्सअप के नाम से। उसने अपना थम्सअप का जो वो था फॉर्मूला वो पेप्सिको को बेच दिया, जितने भी पैसे बेचा उनकी अपनी बिजनेस डील है। लेकिन अब पार्ले एग्रो जो है थम्सअप को नहीं बेच सकता, थम्सअप ना बेच सकता ना थम्सअप के नाम से थम्सअप जैसा कोई ब्रांड दूसरा बना सकता। कोई पार्ले एग्रो का कोई सॉफ्ट ड्रिंक आता है
आज वो आता है कोई मैंगो पल्पी वगैरह कुछ और आता है ना, क्या आता है, लेकिन वैसे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, जैसे कोक वगैरह ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आते उसके पार्ले एग्रो के। तो थम्स अप पार्ले एग्रो का ब्रांड था, पेप्सिको ने उससे नॉट डूइंग बिजनेस की पैसे दिए, है ना, और थम्स अप को पार्ले को उस मार्केट से ही बाहर कर दिया। और थम्स अप जिस रेट पे बेचनी हो, थम्स अप और कोका कोला के कैंपा कोला के मार्केट में कंपटीशन था, दोनों का फ्लेवर सिमिलर था, है ना, दोनों का फ्लेवर और कलर सेम होता था, दोनों में आपस में कंपटीशन होता। तो पेप्सिको ने क्या करा, तू एक बार में पकड़ 200-400 करोड़ जो लेने पकड़ और तू मार्केट से बाहर जा। अब पार्ले जी क्या कर रहा है, पानी की बोतलें लेके आ रहा है ना, पार्ले की पानी की बोतलें आती ना, तो अब उसका वो आता है पानी की बोतलें आ रही है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आ रही, वो वाले कोक वाले पेप्सी वाले स्प्राइट वाले सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेप्सिको ने खरीद लिया उससे राइट्स। तो जब पेप्सिको ने पार्ले को पैसा दिया होगा नॉट डूइंग बिजनेस का, तो उस पर टीडीएस कहाँ काटेगा, 194J में। तो सेक्शन 28 में इसी तरह की एक्टिविटी लिखी है कि नॉट टू शेयरिंग नो हाउ, नॉन कम्पीट फीस, ऐसा कोई बिजनेस जिसको आपको करने को मना कर दिया कि ये मत करना, आप जाओ और पैसे लो और जाओ, मत करने वाला काम। तो उन सब चीज़ के पैसे मिल जाकर मिलेंगे। तो बिजनेस ना करने के पैसे भी बिजनेस में पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं, है ना। जब आपको ये 2 करोड़ रुपए मिले, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उस टाइम, ये बिजनेस नहीं करने के 2 करोड़ मिले, तो ये इनकम कहाँ टैक्सेबल है, पीजीबीपी में। बिजनेस नहीं करने के पैसे मिलेंगे, वो भी इनकम सेक्शन 28 पीजीबीपी में टैक्सेबल है। तो सेक्शन 28 क्लॉज 5A यही बोलता है कि अगर आप बिजनेस नहीं करने के पैसे मिलते हैं, नॉट शेयरिंग नो हाउ ट्रेडमार्क पेटेंट के मिलते हैं। मान लीजिए जैसे हल्दीराम है, ठीक है, हल्दीराम का ब्रांड किसी और ने खरीद लिया, हल्दीराम का ट्रेडमार्क किसी और ने खरीद लिया। जैसे अगर अभी आपको पता होगा, आप तो बहुत छोटे हो गए, आप बहुत छोटे क्या, आप तो बहुत सारे लोग हो गए ही नहीं, एक पहले इंडिया का अपना ब्रांड था सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, सुना है नाम, कैंपा कोला, ये इंडिया की अपनी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी इंडिया की कैंपा कोला। वो मैनेजमेंट के और अपने डिस्प्यूट के जो फैमिली डिस्प्यूट कैंपा कोला बंद हो गई, लेकिन कैंपा कोला का ट्रेडमार्क उन्हीं के पास था, उसी फैमिली के पास। अभी रिलायंस ग्रुप ने खरीदा है कुछ साल पहले, अभी 2 साल 1.5 साल पहले कैंपा कोला रिलायंस ने खरीदा है। तो अब रिलायंस इसे लॉन्च करेगा कैंपा कोला को, इस ट्रेडमार्क को रिलायंस ने खरीद लिया। ये ट्रेडमार्क पहले कैंपा कोला वालों की फैमिली के पास ही था, तो अब ये रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया ये कैंपा कोला ब्रांड। तो अब अगर मार्केट में कैंपा कोला बिकेगी तो रिलायंस मैन्युफैक्चर्ड बाई डिस्ट्रीब्यूटेड बाई कैंपा कोला है वो। पहले कैंपा कोला के अपनी ये कैंपा बेवरेजेस करके नाम से कंपनी थी, उसके यहाँ मोती नगर में उसका प्लांट था, यहाँ मायापुर या मोती नगर में से बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। और अब इंडिया में अकेली सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी थी ये। गर्मियों में वो कंपनी वाले कहते हैं गर्मियों में हम बोरे भर के पैसे गिनते थे, क्योंकि उन दिनों सारा काम कैश में होता था, और लोग बाग 3-3, 4-4 महीने पहले एडवांस दे के जाते थे स्टॉक बुक कर देना। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी नहीं थी सॉफ्टवेयर की इंडिया में, सॉफ्ट ड्रिंक की कोई कंपनी नहीं थी इसके पैरेलल। जैसे एक ज़माने में मारुति का एक छत्रराज था ना, मारुति के अलावा कोई कार नहीं बिकती थी, जो बिकेगी तो मारुति की ले सकते थे। तो वो तो ग्लोबलाइजेशन और उस चक्कर में जाके सबकी एंट्री हो गई, तो सबका कंपटीशन हो गया। लेकिन ऐसे ही कैंपा कोला था, कैंपा कोला का एकमात्र सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी थी, और 3-3 महीने का एडवांस लेके चलती थी कैश में। वो भी कहाँ लोग बिजनेस करते हैं तो उधार देते हैं 2-2, 3-3 महीने बाद, ये पहले एडवांस लेते तब सप्लाई करते थे माल। तो ऐसा एक छत्र राज था इनका। लेकिन बाद में वो बिजनेस कंपनी बंद हो गई, बर्बाद हो गई कंपनी है। मायापुरी का प्लॉट जो यहाँ कीर्ति नगर या मायापुरी में कहीं इसकी प्रॉपर्टी थी, वो भी DLF वगैरह ने खरीद ली। तो बस तो हिस्ट्री है वो। लेकिन अभी भी ये ब्रांड क्योंकि इनके पास था, तो ये ब्रांड अब रिलायंस ने खरीद लिया है ना, रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। अब अगर मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी तो रिलायंस के अंडर बैनर में आएगी। तो जब उसको पैसा दिया होगा नॉट डूइंग बिजनेस, तो वो कहाँ था, सेक्शन 28 क्लॉज 5A में पैसा मिला था, और रिलायंस ने TDS काटा होगा 194J में। ऐसी इनकम अगर आपके पास आएगी तो उस इनकम पे जो भी आपको अगर आप किसी भी लोगों को ऐसे पैसे दे रहे हो, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, any sum paid to a director of the company on which TDS is not deducted under section 192, royalty or any sum paid under clause 5A of section 28, TDS shall be deducted under section 194J। TDS 194J में ही कटेगा। अब कितना कटेगा, कैसे कटेगा, हम अभी बड़ी सिंपल सी भाषा पढ़ के आए ना, ऊपर पढ़ के आए ना। लिमिट 30,000 है, टेक्निकल है तो 2%, और प्रोफेशनल है तो 10%। अब यही वाली भाषा को एक्ट में पढ़ लेते हैं जरा, यहीं से चलते हैं दोबारा। एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ ये सेल एट द टाइम ऑफ सच सम to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft or any other mode
विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 2%। अब हम ये बात पहले पढ़ के आ चुके हैं कॉमन पॉइंट में, TDS इज डिडक्टेबल ऑन पेमेंट और बिल विच एवर इज अर्लियर। ये भी वही कह रहा है, अमाउंट क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये वाली बात भी वही लिखी है। ठीक है, इसी की हम समरी पढ़ के आ चुके हैं शुरू में ही। तो TDS कितना कटेगा, 2% ऑफ सच इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, यही तो पढ़ के आए हैं। टेक्निकल सर्विस में 2% होगा। इसी बात को एक्ट लिखता है अच्छे खास इतना, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, वो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, रॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, वेयर सच रॉयल्टी इज इन नेचर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स एटसेट्रा एंड 10% ऑन सच सम अदर केसेस। यानी कि टेक्निकल सर्विस के लिए 2%, बाकी सबके लिए कितना, यही बात हम आसान भाषा में पढ़ के आए हैं। यहाँ से आ जाओ, प्रोवाइडेड डेट नो डिडक्शन सेल बी मेड। अच्छा, सीधी बात नहीं बोल रहा कि 30,000 से ऊपर काट लेना, ये कह रहा है कोई भी डिडक्शन नहीं करनी है। कब तक, कब नहीं करनी है, फ्रॉम एनी सम एज अफोरसेड क्रेडिटेड और पेड फर्स्ट डे ऑफ जो जुलाई 95 बिफोर। यानी कि ये जो 194J था वो 1 जुलाई 1995 से एप्लीकेबल हुआ। अगर कोई भी ऐसी पेमेंट आपने 1 जुलाई 1995 से पहले करी है तो उस पर TDS नहीं काटोगे, है ना, सिंपल सी बात है। हालांकि आज की डेट में हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है तो इसलिए हम इसे क्लास में पढ़ते नहीं है, लेकिन एक्ट में तो पूरा सब कुछ लिखा होता है ना। तो यानी कि TDS अंडर सेक्शन 194J 1 जुलाई 1995 से एप्लीकेबल हुआ था। वो भी क्यों हुआ था कि पहले बजट अप्रैल में अनाउंस होता था, 2 महीने का उसे पास होने में टाइम लगता था और 1 जून से वो एप्लीकेबल होता था, है ना। तो इसको 1 जुलाई से एप्लीकेबल करा होगा उन्होंने। अब वेयर द अमाउंट ऑफ सच सम और एज द केस मे बी द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम्स credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by which aforesaid person to the account of or to pay does not exceed rupees 30,000। कब, in case of professional fees referred in clause A, ऊपर clause A लिखा हुआ था प्रोफेशनल फीस के लिए, 30 not exceeding 30,000 clause B। ठीक है, क्लॉज सी ऊपर बढ़ गए थे अभी रॉयल्टी वाला, क्लॉज बी वो था डायरेक्टर की रेवन्यूशन वाला, क्लॉज डी वो था सेक्शन 28 क्लॉज 5A वाला। तो अगर उन चारों में से किसी भी सेक्शन में अमाउंट 30,000 से ज़्यादा नहीं होगा तो आप TDS नहीं काटोगे। यही बात हम सिंपल वाली भाषा में पढ़ के आए थे अभी। एक्ट पढ़ने में वैसे मज़ा आता है, लेकिन 2 बार 3 बार 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 उसको पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे पहली लाइन में एकदम ऐसे नहीं आएगी, एक बार में पढ़ लोगे सब समझ जाएगा। धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी और आपको कॉमर्स और अकाउंट्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको एक्ट पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, तभी मज़ा है, नहीं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर रह जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही इनकम टैक्स बैठ के अब सारी दुनिया छोड़ के इनकम टैक्स की बुक लेके खोल के बैठ जाओगे, लेकिन जहाँ जहाँ मौका लगे उसको एक्ट की लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा रोज डे बाय डे इंप्रूव करो। जब जब मौका लग रहा है तो डे बाय डे उसे अपने आप ऐड करते रहो, पढ़ना सीख जाओगे धीरे धीरे, फिर समझना भी आ जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन इंडिविजुअल, ये वाली लाइन है कि एन इंडिविजुअल अचीव शैल डिडक्ट TDS है हुज टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, है ना। अगर वो इंडिविजुअल अचीव TDS तब काटेगा जब उसकी TDS टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी और उसके सब्सिक्वेंट ईयर से वो काटना शुरू करेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये वाली लाइन छोड़ दी है मैंने अभी, ये ऊपर वाली बात है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट provision of this section shall have effect as if for the word 10% to word 2% had been substituted in case of, यानी कि अगर कोई कॉल सेंटर का बिजनेस करता है तो 10% की जगह कितना काटोगे, 2% काटोगे, है ना। ऊपर कॉल सेंटर बिजनेस कहीं नहीं था, टेक्निकल सर्विसेज था, रॉयल्टी था, प्रोफेशनल फीस था, डायरेक्टर को दिए जाने वाले पैसे थे। टेक्निकल सर्विसेज बाद में इंसर्ट हुआ है, इसलिए यहाँ बाद में लिखा है कि अगर कोई टेक्निकल सर्विस में है, कॉल सेंटर के बिजनेस में है, बेसिकली कॉल सेंटर भी टेक्निकल के अंदर ही फॉल करता है ना। तो कॉल सेंटर के मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से एक्चुअली में कहाँ पड़ता होगा नहीं पता मुझे, लेकिन इनकम टैक्स ने कॉल सेंटर के बिजनेस को कहाँ डाला, टेक्निकल वाले में, तभी उसमें 2% है। तो वो कह रहा है अगर कोई किसी को टेक्निकल सर्विस के लिए, कॉल सेंटर की सर्विस के लिए फीस देते हो तो 10% सेल बी रिप्लेस विद द 2%, यानी कि 10 की जगह 2% कटेगा। प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या है, मीन सर्विस रेंडर्ड बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज सेक्शन 44AA ऑफ दिस सेक्शन।
मतलब सेक्शन 44AA वो प्रोफेशन नोटिफाई करता है जिनके ऊपर जो प्रोफेशनल इनकम के अंदर कवर्ड हैं। अगर सेक्शन 44AA में इतने सारे सेक्शन, इतने सारे इनकम कवर्ड हैं, इनमें से आप किसी को कोई भी फीस देते हो, CA, CS, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर में बोल ही चुका हूँ, अगर इनको कोई भी फीस देते हो इन सबका TDS कितना काटना है? 10%। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। वो ये रहा है ना, टेक्निकल सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज फी फॉर टेक्निकल सर्विस मीन एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम और कंसिडरेशन लमसम कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द provision of services for technical or other personnel, but does not include the consideration for any construction, assembly or mining like project undertaken by the recipient or consideration of which would be income of the recipient chargeable under the head of salary। यानी कि अगर कोई आदमी ऐसी कोई सर्विसेज दे रहा है जिसकी TDS कहाँ पे है? सैलरी में कवर्ड है, तो उस पर TDS नहीं काटोगे। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में अगर कोई आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो उसका भी टेक्निकल में TDS नहीं काटना है ना, उसका भी टेक्निकल में TDS नहीं काटना है। रॉयल्टी का मतलब वही है, सेक्शन 9 के अंदर एक क्लॉज है, ये अभी बुक राइटिंग राइट, इन्वेंशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उसके ऊपर अगर उसको यूज करने के लिए किसी से पैसा लेते हो तो वो है बस। 194J ये था, तो 194J ये वैसे एक्ट पढ़ा दिया, अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसे आराम से 1-2 बार पढ़ लेना, अपनी समझ से कुछ इंटरप्रेट कर सके तो कर लेना, है ना। लेकिन इसी के साथ अबाइड रहो, ये मत करना नहीं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। बीच बीच में ऐसे कोई ना कोई सेक्शन में आपको एक्ट से उठा के देता रहूँगा ताकि आप उसे आराम से पढ़ सको और धीरे धीरे आदत बना लो। तो अभी तक हम कौन कौन से सेक्शन कर चुके हैं? 194A, सेक्शन 194A और 194C और 194H और सेक्शन 194A था TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे TDS काटना है ना, और 194C था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। असल में वो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर वर्ड इसलिए लिखा है, पहले कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के रेट में डिफरेंस होता था, लेकिन अब दोनों में रेट एक ही है। सब कॉन्ट्रैक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे हमने परसों वाली क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि मान लीजिए आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हो, आपके पास कटिंग का सेटअप आपके पास है, स्टिचिंग और प्रेसिंग का सेटअप किसी आपके पास नहीं है। आपने किसी मिस्टर ए को पकड़ा, बोला भाई एक काम कर, तू तेरा काम है इसमें स्टिचिंग कर ले और प्रेसिंग करके पैकिंग करके सब ला, लेकिन मिस्टर ए के पास भी स्टिचिंग से ज़्यादा का सेटअप नहीं है। अब या तो मिस्टर ए उस काम को छोड़ दे, भाई मैं तो स्टिचिंग कर सकता हूँ, प्रेसिंग और कटिंग आप पैकिंग कहीं और से करा लो, तो छोड़ देगा तो फिर सारे काम छूटते रहेंगे ना, वो कहेगा लाओ लाओ। ऐसे ही तो होता है। मान लीजिए एक किसी प्रोसेस में 4 स्टेप हैं और आपके पास 2 स्टेप हैं, तो या तो आप 2 स्टेप का काम कर पाओगे तो लिमिटेड ऑर्डर मिलेंगे आपको, लेकिन आप क्या करते हो, सारा पकड़ लेते हो, किसी न किसी से करा ही लोगे। आपने किसी कंपनी से काम पकड़ा 2 लाख रुपए का, अब इसके अंदर आपने आगे के 2 स्टेप करने, और स्टेप 1 तो आपके पास होता है, स्टेप 2 और 3 कहीं और कराना है, आपको भी पता है 2 और 3 कहीं और कराना है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो तो पकड़ देगा ना, तीनों का लाओ मैं तीनों में करा के दूंगा, आप बात खत्म करो। तो तीनों काम मैंने पकड़ लिया। अब ये वाला काम तो मैंने अपने यहाँ करा, ये दोनों काम मैंने ये किसी ए से करवाया, ये किसी बी से करवाया। ये जो पेरेंट कंपनी जिसने ये ऑर्डर दिया तो इसको तो पूरा एक काम करा हुआ चाहिए ना, तो मैं कहीं से भी करा दूँ, मैंने करा दिया। अब ये मेरी इस कंपनी से बात हुई, मान लीजिए इस कंपनी से मेरी बात हुई 2 लाख रुपए की, तो मैंने अगर ये कंपनी मुझे 2 लाख में जब पैसा देगी तो मैं इसके लिए कंपनी के लिए क्या हूँ, कॉन्ट्रैक्टर, है ना, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसके मटेरियल पे मैं लेबर कर रहा हूँ। तो दूसरा काम क्या है, मैंने बोला एक काम करो 2 लाख रुपए तुमने मुझे देने हैं, तो 60,000 एक काम करो तुम इसको दे दो स्टेप 3 वाले को, 40,000 स्टेप 4 वाले को दे दो। क्या इस कंपनी ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? नहीं। तो इस कंपनी के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर ही है ना, इस कंपनी के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो पहले सब कॉन्ट्रैक्टर के में रेट कम होता था, लेकिन अब रेट सेम हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर अलग से लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में 1% है और 2% है। अगर इंडिविजुअल है तो 1%,
कंपनी है तो 2%। तो अब उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है, पहले अलग अलग होता था। तो अब कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर पे 194C है और 194H है Commission and brokerage. कमीशन और ब्रोकरेज। ये तो अभी पढ़ के ही आए हैं ना, कमीशन और ब्रोकरेज। 194J Professional fee. प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस। Technical. इसी के अंदर रॉयल्टी वगैरह सब कवर्ड है ना, जी। प्रोफेशनल टेक्निकल फीस, इन सब के लिए पेमेंट करते हैं। इसकी लिमिट कितनी है 194 आई ए की, सॉरी ए की 5000 और TDS 10%। इसकी लिमिट 30,000 नंबर की 35,000 एक के लिए 35 का 1 लाख नंबर का और एग्रीगेट 1 लाख 1 लाख। ये है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टर है, बाकी अदर्स यहाँ पर है, अदर्स यहाँ पर है। एग्रीगेट दोनों के लिए सेम है इन टोटल, टोटल फॉर ईयर है ना। टोटल में 1 लाख से ऊपर चला गया तो 194 से में TDS कितना कटेगा? 1%। हाँ, इंडिविजुअल और HUF का 1% और कंपनी और फर्म 2%। 194H थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000। TDS इंडिविजुअल का कितना? इंडिविजुअल का कितना और कंपनी का कितना? सबका 5। इसमें इंडिविजुअल और कंपनी वाला चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर 30,000 TDS, यहाँ पर 2 हैं, प्रोफेशनल फीस 10%, टेक्निकल और कॉल सेंटर है ना, टेक्निकल कॉल सेंटर के अंदर ही कवर है 2%। ठीक है, टेक्निकल प्लस कॉल सेंटर के लिए भी 2% है, इन दोनों के लिए। क्लियर है ये तो हो गई समरी।